Hello students, welcome to Raj Malhotra's IS. This is the Focus Prelims 2020 series in which we are covering the current affairs in the form of MCQs. Today we will be discussing the current affairs of September 2019 week 4. The first question is, consider the following statement regarding IPCC. It was established by the United Nations Environment Program and the World Meteorological Organization. तो क्या जो हमारा IPCC है जिसकी हर साल हम सुनते हैं कि आईपीसीसी की रिपोर्ट आई है, तो क्या वो यूएनईपी और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टैब्लिश किया था? सेकंड, क्या ये एक यूएन बॉडी है which is assessing the science related to climate change? Third, comprehensive scientific assessment reports are established every 6 to 7 years. The latest sixth assessment report was completed in 2014 and provided the main scientific input to the Paris Agreement. क्या ये साइंटिफिक असेसमेंट रिपोर्ट्स निकालते हैं हर 6 से 7 साल में? एंड क्या इनकी लेटेस्ट रिपोर्ट जो है वो सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट थी जो 2014 में आई थी? एंड डिड इट प्रोवाइड द साइंटिफिक इनपुट टू द पेरिस अग्रीमेंट? तो इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन देखने हैं, पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन जो है वो हमारे पास गलत है. सो 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर. तो आईपीसीसी जो है यूएन का एक बॉडी है असेसिंग द साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज. यूएनईपी एंड डब्ल्यूएमओ ने इसे एस्टैब्लिश किया था. हर 6 से 7 साल में रिपोर्ट निकालता है कॉम्प्रिहेंसिव. अभी हमारे पास फिफ्थ रिपोर्ट आई है जिसने मेन साइंटिफिक इनपुट प्रोवाइड किया था पेरिस अग्रीमेंट के लिए. सिक्स रिपोर्ट जो है वो जुलाई 2021 तक आने की बात की जा रही है. इसमें 195 मेंबर स्टेट्स हैं एंड आईपीसीसी जो है वो 3 वर्किंग ग्रुप्स में रिलेटेड है, डिवाइडेड है. एक है फिजिकल साइंस पे काम करती है रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, दूसरी इम्पैक्ट अडेप्टेशन एंड वल्नरेबिलिटी, तीसरी मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज पे काम करती है. नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. तो पहला स्टेटमेंट बोलता है कि द वर्ल्ड एंटर्ड अ सेकंड रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, with the introduction of steel and use of electricity in factories. Second says manufacturing evolved from focusing on manual labor performed by people and aided by work animals to a more optimized form of labor performed by people through the use of water and steam powered engines and the other types of machine tools. तो इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से रिलेटेड है? सो दैट इज द फर्स्ट जो पार्ट है इसका कि सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तब आया था जब स्टील एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुआ था. जो सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्योंकि इसमें यूज ऑफ वाटर एंड स्टीम पावर्ड इंजन्स है एंड एडेड बाय वर्क एनिमल्स. तो ये तो ज्यादा प्रिमिटिव हो गया. सो दैट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इसमें तो फिर आंसर होएगा हमारे पास सिर्फ A1 ओनली. तो अभी 4 टाइप के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है बेसिकली हमारे पास. पहला था लेट 1700s एंड अर्ली 1800s के अंदर एंड इसमें मैनुअल लेबर परफॉर्म किया जाता था और स्टीम पावर्ड इंजन आ चुके थे. अदर टाइप ऑफ मशीन टूल्स जो हैं वो भी यहाँ पे आ चुके थे. एंड सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में स्टील आया और इलेक्ट्रिसिटी आई फैक्ट्रीज के अंदर, ज्यादा बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होनी शुरू होगी, असेंबली लाइंस का कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया था और एफिशिएंसी ज्यादा इंप्रूव हो गई थी. थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था जब हम एनालॉग और मैकेनिकल टेक्नोलॉजी से डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ आ गए थे और ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर आने शुरू हो गए, कंप्यूटर्स का यूज इंक्रीज होना शुरू हो गया. ये था लेट 1950s के अंदर. फिर हमारे पास है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. ये ऑटोमेशन से रिलेटेड है, इंटरकनेक्टिविटी से रिलेटेड है, डाटा एक्सचेंज से रिलेटेड है. तो जो हम नए नए टर्म सुनते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब जो है हमारा फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पार्ट है. थर्ड इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वेस्ट बैंक. First, it is a landlocked territory which is bordered by Jordan to east and Israel in north, south and west. तो क्या जॉर्डन इसके ईस्ट में लगता है वेस्ट बैंक के और इजराइल नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट में. तो मान लीजिए कि अगर ये हमारे पास वेस्ट बैंक है तो क्या इजराइल इस एरिया में है और क्या इस एरिया में हमारे पास जॉर्डन है. तो ये आपको अगर मेंटली आपके इमेज है मैप का तो तब आप
ये कर सकते हैं। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो बोलता है कि अंडर द ओस्लो अकॉर्ड्स signed by the Israel and PLO in September 1993, the two sides agreed that the West Bank and Gaza Strip would be treated as a single territorial unit. तो क्या ओस्लो अकॉर्ड्स में ये देखा गया था कि इजराइल और पीएलओ ने साइन किया और बोला कि वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप जो है वो एक ही टेरिटोरियल यूनिट होंगे। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट्स आपके पास बिल्कुल सही है। तो आप ये वेस्ट बैंक है, ये है गाजा स्ट्रिप। तो अकॉर्डिंग टू ओस्लो अकॉर्ड इन दोनों को एक ही टेरिटरी माना जाएगा। एंड 1967 से जो वेस्ट बैंक है वो इजराइल ने 6 डे वॉर के बाद से ऑक्यूपाई किया हुआ है। इस साइड पे जॉर्डन है, इसके किस साइड पे है, ईस्ट साइड पे, और जो पूरा नॉर्थ है और पूरा ईस्ट है और पूरा जो इसमें साउथ है वो पूरा का पूरा आता है नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ जो है वो इजराइल आता है एक साइड पे वो आता है। एंड यहाँ पे डेड सी जो है वो भी इसके साथ ही है। Next is consider the following statement regarding the Umeed initiative. It has been started by the Ministry of Health and Family Welfare. It is an initiative to tackle inherited genetic disease of newborn babies. तो ये किससे रिलेटेड है ये पूछा गया, कौन सी मिनिस्ट्री चलाती है। तो पहला बिल्कुल गलत है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक है वो चलाता है उम्मीद इनिशिएटिव को। लेकिन सेकंड जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, जो न्यूबॉर्न बेबीज में इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीजेस हैं उनको टैकल करने के लिए ये इनिशिएटिव है। सो द करेक्ट आंसर आपके पास क्या हुआ, आपके पास हुआ 2 ओनली। तो उम्मीद इनिशिएटिव है यूनिक मेथड्स फॉर मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स इनिशिएटिव, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने शुरू किया है। कॉन्सेप्ट है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब जो बच्चे जेनेटिक डिजीजेस के साथ पैदा होते हैं उनको नई टेक्नोलॉजीज का फायदा कैसे पहुंचाना है, जो हमारे क्लिनिशियंस हैं उनको अवेयर करना है जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में, और जो हमारी डायग्नोस्टिक्स हैं वो हॉस्पिटल्स में हमें इस्टेब्लिश करने हैं, और मेडिकल जेनेटिक्स में जो डेवलपमेंट है पेशेंट्स तक हमें पहुंचाने हैं। तो इसी के अंदर हम एक निदान केंद्र इस्टेब्लिश करेंगे, नेशनल इनहेरिटेड डिजीजेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि काउंसलिंग, प्रीनेटल टेस्टिंग, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट एंड मल्टी डिसिप्लिनरी केयर प्रोवाइड करेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। और क्लिनिशियंस हमें नए लेके आने हैं जो ह्यूमन जेनेटिक्स के साथ डील करते हो, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, न्यूबॉर्न बेबीज हैं, उन्हें पहले ही जो जेनेटिक डिजीजेस हैं उसके लिए स्क्रीन किया जा सके, स्पेशली जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारी। सो दिस इज द उम्मीद इनिशिएटिव। Next is consider the following statements regarding the Siachen Glacier. It lies in the Karakoram range system, which is a part of Western Himalayas. Second, glacier's melting waters are the main source of the Nubra River in the Indian region of Ladakh, which drains into the Shyok River. तो पहला स्टेटमेंट है सियाचिन ग्लेशियर की रिलेटेड, बिल्कुल सही है। जो वेस्टर्न हिमालयाज हैं उसमें काराकोरम रेंज सिस्टम का पार्ट है जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर है। एंड सेकंड इज आल्सो राइट, इंडिया का जो इंडस वाटर सिस्टम का पार्ट है उसमें सियाचिन ग्लेशियर का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है वाटर के तरीके से, कि जो वाटर वहां से मेल्ट होता है वो नुब्रा रिवर में जाता है। नुब्रा रिवर जो है बाद में ड्रेन्स इनटू द शोक रिवर। तो हमारे पास बोथ 1 2 जो है वो करेक्ट है। अब ये हमने डिस्कस कर लिया कि काराकोरम रेंज जो है उसका पार्ट है वेस्टर्न हिमालयस का, एंड इट लाइज टू द साउथ ऑफ द जोन दैट सेपरेट्स यूरेशियन प्लेट विद द इंडियन प्लेट। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान जो है वो सियाचिन को लेके काफी टाइम से फाइट करते रहे हैं, और इवन 1971 में भी शिमला अग्रीमेंट में ग्लेशियर डिवाइड नहीं हो पाया था, कोई मेंशन नहीं था क्लियरली कि सियाचिन ग्लेशियर किसके पास जाएगा। फिर 1984 में पाकिस्तान ने एंटर करने की कोशिश की थी, ग्लेशियर को कैप्चर करने की कोशिश की थी। फिर इंडिया ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था, एंड तब से जो है पूरा कंट्रोल इंडिया के पास ही है सियाचिन ग्लेशियर का। एंड 2003 में यहाँ पे हमारा एक सीज फायर अग्रीमेंट भी हो चुका है, और दुनिया का सबसे बड़ा जो हेलीपैड है वो पॉइंट सोनम इंडिया पे है, वो हम यूज करते हैं ट्रूप्स को सप्लाईज प्रोवाइड करने के लिए। काफी बार ये भी मेंशन हुआ है कि पीस पार्क बना देना चाहिए वहां पे, इसको डीमिलिटराइज कर देना चाहिए, क्योंकि वहां पे एक तो बहुत ज्यादा रेयर स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैं जैसे कि स्नो लेपर्ड है, ब्राउन बेयर है, जो कि मिलिट्री प्रेजेंस से इफेक्ट होते हैं नेगेटिवली। Next is consider the following statements about the National Nutrition Survey. The Ministry of Health and Family Welfare conducted the survey. Kerala and Manipur had the highest number of adolescents who were obese or overweight according to the survey.
तो इसमें अब आपको जो है करेक्ट ऑप्शन देखना है। तो पहली बात, पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कंडक्ट करवाया है। सेकंड इज रॉन्ग, इट इज नॉट केरला एंड मणिपुर, इट इज तमिलनाडु एंड गोवा। सो जो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, सो ए ओनली इज द करेक्ट आंसर। यूनिसेफ की मदद से ये सर्वे जो है किया गया है न्यूट्रिशन का, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। ये पहला हमारा कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे है। इसने माल न्यूट्रिशन के रिगार्डेड फैक्ट्स भी कवर किए हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, उनका बर्डन कैसे एडोलेसेंस में स्पेसिफिकली कैसे इंक्रीज हो रहा है वो इसमें देखा गया है, कि कैसे जो इवन एडोलेसेंट्स है उनमें कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, प्री डायबिटिक किडनी डिजीजेस जो है वो आ चुके हैं। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग रिलीजेस द स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। तो पहला स्टेटमेंट जो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है ए नीति आयोग। जो हमारा SEQI है, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, वो नीति आयोग ने पब्लिश किया है, पहला है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है ज्यादा। इसमें नीति आयोग परफॉर्मेंस इवेल्युएट करता है स्टेट एंड यूटीज के स्कूल एजुकेशन सेक्टर की, कि हमारा जो फोकस होना चाहिए, इसका एम है वो आउटकम बेस्ड होना चाहिए। एंड इसमें हमारे काफी एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस था, जिसमें वर्ल्ड बैंक, MHRD और सेक्टर एक्सपर्ट्स जो थे वो इसमें इन्वॉल्व थे। Next is consider the following statements regarding Drone Innovators Network Summit 2019. It was being held in New Delhi. It was organized by OECD under the aegis of Ministry of Civil Aviation. तो जो ड्रोन इनोवेटर्स नेटवर्क समिट है वो ऑल्दो न्यू दिल्ली में हुआ है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने करवाया है विद द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। OECD का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो A1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने करवाया है टू हेस्टन एंड कंट्रीब्यूट टू हेल्दी ड्रोन पॉलिसीज इन नीड ऑफ लेजिस्लेशन established to help overcome common challenges regulators are facing in enabling drones and unmanned aviation. तो उसके रिगार्डिंग कोई पॉलिसीज चाहिए, लेजिस्लेशन चाहिए, उन्हें कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसमें उसके लिए ड्रोन इनोवेटर्स जो नेटवर्क है वो उसकी समिट हुई थी। इसमें कॉम्पोजिशन क्या थी, गवर्नमेंट एविएशन एजेंसीज, अकेडमिक्स, ड्रोन एंटिटीज थी, वो सब इसका पार्ट थी। तो पेपर में पूछा जा सकता है कि क्या इसमें सिर्फ गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, तो आप बोलेंगे नहीं, अकेडमिक्स और जो ड्रोन एंटिटीज हैं वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही थी। Next is consider the following statement. RUCO, that is repurposed used cooking oil, is launched by the FSSAI. The initiative will enable collection and conversion of used cooking oil to biodiesel. तो आपको यहाँ पे पूछा गया है कि जो ये RUCO इनिशिएटिव है क्या FSSAI लेके आया है, so that is wrong. Right, that is right. Second is also right. जो हमारा इनिशिएटिव है इसमें क्या होगा कि जो भी यूज्ड कुकिंग ऑयल है उसे बायोडीजल में कन्वर्ट किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा जगह जगह जाके, एंड फिर उसे बायोडीजल में कन्वर्ट किया जाएगा। सो बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट ऑप्शंस। FSSAI ने लॉन्च किया। जिन भी बिजनेस का 100 लीटर से ज्यादा ऑयल फ्राइंग के लिए यूज होता है वो स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करेंगे, और जो भी कलेक्शन वाली एजेंसीज होंगी उन्हें फिर ये सप्लाई किया जाएगा, जो उसको बाद में बायोडीजल में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लॉन्च दी MO सरकार इनिशिएटिव। तो मो सरकार इनिशिएटिव जो है ओडिशा ने लॉन्च किया है। इसमें ये एक तरीके का गवर्नेंस का इनिशिएटिव है कि अगर हम कहीं पे जाते हैं गवर्नमेंट ऑफिसेस में कोई भी सर्विस लेने, तो विद डिग्निटी हमें वो सर्विस प्रोवाइड की जाए। ऐसा ना हो कि वो हम पे एहसान कर रहे हैं, हमें सर्विस प्रोवाइड करके उनकी ड्यूटी है, एंड हम कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, कोई पुलिस स्टेशन हो, कुछ भी हो, वहां पे हमें विद डिग्निटी सर्विस प्रोवाइड की जाए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा। तो उसके लिए MO सरकार इनिशिएटिव जो है उड़ीसा ने लॉन्च किया है। आप गवर्नेंस इंप्रूव करने के लिए, गवर्नमेंट सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए कोई मेंस में भी आंसर लिखते हैं तो आप इस इनिशिएटिव को मेंशन कर सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट काटसा। तो ये काफी न्यूज में था। तो इट वाज इनैक्टेड इन 2016. सेकंड इंक्लूडेड सैंक्शंस अगेंस्ट countries that engage in significant transactions with Russia's defense and intelligence sector. तो जो भी अब अमेरिका के एडवर्सरी हैं उन्हें फाइट करने के लिए इन्होंने ये सैंक्शंस लेके आए। अमेरिका का यही है कि जो हमारी बात नहीं मानता उस पर सैंक्शंस लगा दो। तो उसके लिए अब इन्होंने एक एक्ट भी ले आए थे, लेकिन 2017 में लेके आए थे। तो पहला जो है बिल्कुल गलत है, दूसरा जो है वो सही है।
कि जो भी कंट्रीज रशिया के साथ कोई भी डिफेंस इंटेलिजेंस सेक्टर में कोई क्लोजली ज्यादा ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करेगी उस पर ये एक्ट लगा दिया जाएगा, सैंक्शंस लगा दी जाएंगी। तो इसमें 2 ओनली जो है वो सही है, क्योंकि 2016 नहीं 17 में आया था। ठीक है, तो यूएस फेडरल लॉ दैट इम्पोज सैंक्शंस ऑन ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया, तो इसमें इट इंक्लूडेड के कोई रशिया के साथ डिफेंस और इंटेलिजेंस में काम करेगा तो उस पर सैंक्शंस लगा दी जाएंगी। यूएस प्रेसिडेंट के पास पावर होगी कि वो कोई भी इनमें से सैंक्शंस लगा सकता है। 12 टाइप की सैंक्शंस हैं, उसमें से 5 टाइप की जो सैंक्शंस है वो एटलीस्ट 5 लगा सकता है ऑन पर्संस एंगेज्ड इन सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन विद रशियन डिफेंस एंड इंटेलिजेंस सेक्टर्स। Last question for today is, consider the following statements regarding the exchange traded funds. ETF are mutual funds listed and traded on stock exchange like shares. ETFs are active funds where the fund manager select stocks on your behalf. तो ETF पहला स्टेटमेंट सही है। ये एक टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि लिस्ट हो सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, जैसे शेयर्स ट्रेड होते हैं वैसे ही ETFs भी ट्रेड होते हैं। लेकिन दूसरा गलत है, ये एक्टिव नहीं पैसिव फंड होता है। सो 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अब पैसिव फंड क्यों है? एक्टिव फंड में क्या होता है कि फंड मैनेजर हमारे बिहाफ पे खुद से स्टॉक्स जो है वो सिलेक्ट करता है, लेकिन ETF में क्या होता है, पैसिव क्यों है? क्योंकि वो खुद से जो एक सिर्फ इंडेक्स को रिफ्लेक्ट करता है, इंडेक्स को कॉपी करता है, जैसे जैसे वो इंडेक्स काम करता है वैसे वैसे ETF उसको कॉपी करके काम करता है, उन्हीं स्टॉक्स में उसी तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। मैनेजर खुद से एक्टिवली जो है, फंड मैनेजर जो है उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। सो दीज वर द क्वेश्चंस फॉर टुडे। इसका जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड कीप ऑन रिवाइजिंग।